बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काबिल सिद्दीकी एंड वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दीवाने। आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमैर। ये हमारे क्रिकेट दीवाने का जो चैनल है ये उसका पार्ट भी है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद है, रेलू कट्टे। यूट्यूब चैनल से ये बहुत ही अच्छे ये मतलब एनालिसिस करते हैं और ये एक बहुत बड़े क्रिकेट के फैन भी है, साकिब शाह। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। Thank you Umair और thank you Zamin for inviting me on this show. ओके, मोस्ट वेलकम साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद उमैर अली फ्रॉम लाहौर और हम इस टाइम बोरिया मॉल में हैं और मेरे पास एक अच्छा चांस मिला मुझे साकिब भाई को ग्रैब करने का। बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, ऑल ओवर फ्रॉम कनाडा ये यहाँ पे आए हैं और लाहौर के अंदर के वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हैं। इनका शो भी आपने देखा होगा, रेलू कट्टे का, तो बहुत मशहूर है। कई दफ़ा उन्होंने मुझे भी एक अदना सा गैस बना के उन्होंने ज़रूर उसमें किया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल गाइस, ऑल ऑल कलंदर फैन एंड ऑल ओवर पाकिस्तान, कि एक नया साल है और अल्लाह ताला इसमें हमें खुशियाँ भी दे और हमारी टीम के लिए भी खुशियाँ लेके आए। ना ओवर टू यू साकिब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सारे लाहौर के अंदर के दोस्त और सब पाकिस्तान, नया साल आप लोगों को मुबारक हो। बस आप लोगों को गुड न्यूज़ देनी थी कि पुरानी डिकेड ख़त्म हो गई है और नया साल स्टार्ट हुआ है और नई डिकेड स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह द कर्स इज़ ओवर और ये हमारा साल है और ये दिहाई हमारी, और इंशाल्लाह इसके बाद सिर्फ लाहौर कलंदर जीता करेगी। और आप लोगों को ये बताना था कि मैं हूँ कलंदर और मैं भी हूँ कलंदर। ठीक है ज़ोहेब भाई, सुमीन भाई, आतिफ भाई, इंशाल्लाह हम सब आप लोगों के पीछे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को, आप लोगों के जो डिसीजन हैं इस दफ़ा के बिल्कुल ऑल ओवर द चेंज की है टीम, इसको इंशाल्लाह एक अच्छे से मिलेंगे और ये हमारे जीत का साल बनाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। हाफिज़। तो गाइस, ऑनर टू हैव यू इन द पीएसएल शो। की खबरें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब आना शुरू हो गई हैं और इसकी हाइप भी बहुत इसकी सोशल मीडिया पर इसकी बढ़ चुकी है। और हर फैन ये मतलब फैन को बस जानना है कि पीएसएल में कौन कौन से इस बार फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं और कौन से और दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी ये लोकल प्लेयर्स की जो कैटेगरीज की जो लिस्ट है वो मतलब अब आ चुकी है। तो आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग कैसे इसको देखते हैं, अभी जो कैटेगरीज अभी आई हैं। ताकि भाई आपसे शुरू करूंगा। यार अभी तो लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी रिन्यूअल हुई है और मेरे ख्याल में बस आजकल में 1-2 दिनों में फॉरेन प्लेयर्स की भी मोस्ट लाइकली आ जाएंगी लिस्ट। आई एम होपिंग कि मंडे तक फॉरेन प्लेयर्स की भी आ जाएं, उनकी कैटेगरीज भी हमें पता चल जाएं और फिर जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके नाम वगैरह भी आ जाएं। आई एम होपिंग कि बाय मंडे तक, इस वीकेंड तक ये लोग कुछ काम कंप्लीट कर लेंगे। और मगर एक खबर कंफर्म है कि इज द फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आएगी जरूर ड्राफ्ट से पहले। ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि कोई सीक्रेट नहीं हो रहा। इतना मुझे बता दिया गया है कि लिस्ट जरूर आएगी और ड्राफ्ट से पहले आ जाएगी। इतना टाइम होगा हमारे पास कि हम उसके ऊपर एज ए रेलू कटे भी कुछ उसके ऊपर शोज कर सकते। जी, उमैर भाई, आपसे जो जानना चाहूंगा इस बारे में। अच्छा, इसमें ये है कि साकिब भाई ने जैसे कि ऐड किया है कि क्योंकि फॉरेन प्लेयर की अभी तक लिस्ट नहीं आई, तो इस दफा थोड़ा सा इन्होंने डिले किया है। मे बी कोविड की वजह से कुछ सिचुएशन थी या मेटल में अवेलेबिलिटी, क्योंकि इस दफा लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो 1 जनवरी के ऊपर हमारे कदाफी स्टेडियम के ऊपर काउंटडाउन स्टार्ट हुआ था कि इतने काउंटडाउन रह गए, इतने दिन रह गए हैं पीएसएल स्टार्ट होने में। तो इस वक्त तो बिल्कुल ये भी हम इनिशियल स्टेजेस पे जो है ना चल रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी जो न्यूज आई थी, फखर जमान ने खुद एक ट्वीट किया था। मैं साकिब भाई से भी इस बारे में जानना चाहूंगा कि साकिब भाई आपको कैसे लगी थी कि एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि लाहौर कलंदर फैंस के लिए एक धचका था कि मतलब इतना उनका एक वेल स्टैब्लिश, जिसको फखरे कलंदर, फखरे पाकिस्तान कहते हैं, उसको रिलीज कर दिया उन्होंने। और जबकि अभी तक कोई ज्यादा जल्दी नहीं की, क्योंकि अभी तक तो फॉरेन प्लेयर्स की अभी तक रिन्यूअल की लिस्ट ही नहीं आई है। आप इसमें क्या कहेंगे साकिब भाई?
यार बात ये है कि आपको पता है कि फखर जमान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और फैन इस वजह से नहीं हूँ कि मतलब कि मुझे पर्सनली पसंद है, और किसी का भी फैन होना उसकी एवरेजेस, उसके नंबर्स, उसकी मेहनत, उसके ऊपर इंसान फैन होता है। फखर जमान के ठीक है कि वो इंटरनेशनल में थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, और बाहर भी उसको मेरे ख्याल में लगभग ठीक ही निकाला है, कि उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए थोड़ी सी फॉर्म रीगेन करने का। और स्पेशली उसकी जो सारी परफॉर्मेंसेस थी वो ओडीआईज में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा थी नेशनल टीम से। तो नेशनल टीम से अगर उसको T20 से निकाला गया, जिम्बाब्वे की सीरीज में भी वो ज्यादा नहीं कुछ चल नहीं सके। मेरे ख्याल में ओडीआईज में तो फिर भी उसको नेशनल टीम में जगह बनती है, 45 की एवरेज है। अगर आप जिम्बाब्वे वाले मैचेस उसके निकाल भी दें तो उसके बावजूद भी उसकी सेंचुरी सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं है, उसके इंग्लैंड में भी परफॉर्मेंसेज उसकी सेंचुरी है, और भी बहुत सी परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी इनिंग्स है उसकी। तो मुझे धचका ये लगा कि यार वो लाहौर कलंदर से फर्स्ट टाइम आया था और हर सीजन हमारा टॉप परफॉर्मर रहा है। दिस वाज नॉट द वेरी फर्स्ट, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि इस दफा कोई उसकी परफॉर्मेंसेस थी, ठीक है वो शुरू में नहीं चला, मगर ही एंडेड अप लाइक लाहौर कलंदर के हफीज से भी ज्यादा, हफीज से उसने एक मैच कम खेला है और स्कोर उसके ज्यादा है। मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि फखर जमान ने 325 रन किए हैं 12 मैचेस में, और हफीज ने 13 मैचेस में 312 रन किए हैं। ठीक है, तो उसके हफीज से ज्यादा रन और एक मैच भी कम खेला है, मगर सब ये कह रहे हैं कि इसको निकाल दो। ठीक है, बेंडंग से भी ज्यादा रन है उसके, लिन से भी, ठीक है उन्होंने तो मैचेस भी कम खेले होंगे, मगर पूरी लीग में PSL 6 में भी सेकंड टॉप का स्कोरर है बाबर आजम के बाद। बाबर आजम को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता 473 रन पे। उसके बाद जो सेकंड टॉप स्कोरर है वो फखर है। मैं सिर्फ लोकल्स की बात नहीं कर रहा, पूरी लीग की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे इंटरनेशनल भी शामिल हैं। तो बात यह कि जब अच्छा, फिर नेशनल T20 में भी वो टॉप का स्कोरर है, उसके मतलब के नेशनल T20 से भी उसके कोई 420 रन हैं। ठीक है, उसके बाद खुरम मंजूर के 408 रन हैं, फिर सुहेब मकसूद के 393 रन हैं। तो जब एक प्लेयर T20s में आपके लिए इतना परफॉर्म पिछले सालों में भी करता रहा हो और इस साल भी आपका टॉप स्कोरर हो, तो उस पर दिल तो टूटना ही था मेरा। तो चूंकि वो पहले दिन से लाहौर के साथ हो तो इस वजह से आई एम रियली अपसेट, और मुझे बहुत ज्यादा आई गेस ये PSL कोई खत्म होगी तो चल के मुझे सुकून आएगा कि यार फखर जमान अब हमारी टीम में नहीं है। ओके यार रियली हार्ड टू बिलीव, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शाकिब भाई, हार्ड टू बिलीव कि लाहौर कलंदर का एक तरह से फेस बन गया था फखर। और सबसे बड़ी बात कि द वे ही बैटेड, उसका स्टाइल बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा उस पर। इवन के इंटरनेशनल में भी अगर उसने देखे रन बनाए 200 भी उसने इसी टेक्निक के साथ किया था। अगर हम जिम्बाब्वे की बात कहते हैं कि जिन लोग कहते हैं उस पर क्रिटिसिज्म होता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया, तो हमारे और किसी प्लेयर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इससे पहले 200 क्यों नहीं बनाई? आखिर फखर जमान नहीं बनाई ना, इसमें इट टेक्स सम करेज और इट टेक्स सम टाइम कि अब वो 200 आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही की। तो मेरे ख्याल में एक लॉस तो होगा, लेकिन वो वाली बात है कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि साकिब भाई जो समझ आती है मुझे, अब एक अपना भी थोड़ा सा इनपुट इसमें दूंगा कि क्योंकि इस दफा थोड़ा टाइट ड्राफ्ट था, क्योंकि इनके ज्यादातर प्लेयर्स की कैटेगरीज जो है वो चेंज हो रही थी, और हालांकि अभी तक नहीं आई है फॉरेन प्लेयर्स की कैटेगरी, लेकिन कहीं ना कहीं समहाउ इन लोगों को आपस में एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में जाना जाएगा। तो मे बी वन ऑफ द रीजन के कुछ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको रिटेंशन देने के लिए इन्होंने लोकल प्लेयर की कुर्बानी दी है। तो आपको क्या लगता है? मेरी नज़र में फॉरेन प्लेयर से ज़्यादा मेरे ख्याल में डोमेस्टिक प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक इस तरह की लीग के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग लीग बनाने के लिए। खासतौर पे उनका वो कहते हैं GPTB का प्लेयर भी था, मतलब उन्होंने एक उस तरीके से उसको चांस देके उसको लेके आए थे। उस तरह से तो प्रॉपर PTB का नहीं था, लेकिन एटलीस्ट उनके एक सिस्टम से इन्होंने उसको पिक करके खुद बनाया था। ओके यार यही बात है कि जाबिन आप कुछ कहना चाहोगे बीच में? आप कुछ जी बात जी कर रहे थे। नहीं नहीं, आप जी कंप्लीट करें आप। अच्छा यार, देखें PDP का तो प्लेयर ये नहीं था खैर, मगर ये कि सेकंड सीजन में इसको आइडेंटिफाई किया था लाहौर कलंदर्स ने, उसको चांस दिया था और हमेशा से उसने प्रूव किया। जब आप बात कर रहे हैं कि यस मोस्ट लाइकली किसी डेविड वीजा, बेन डंक, क्रिस लिन, इन लोगों ने भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मगर उन तीनों से सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो थी उसकी सबसे ज्यादा जो थी वो फखर ही की थी। ठीक है कि फखर ने मैचेस शायद ज्यादा खेले हो, मगर आपने तो ओवरऑल देखना है कि एक आउट ऑफ फॉर्म है वो, अगर आप कह सकते हैं तो ठीक है आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप कहते हैं उसकी टेक्निक में फ्लॉ है तो ठीक है, ठीक में, मगर इस सब चीजों के बावजूद भी अगर वो आपके नेशनल T20 और PSL का टॉप परफॉर्मर है, सेकंड टॉप परफॉर्मर है बाबर आजम, उसका मतलब है कि आउट ऑफ फॉर्म और बैड टेक्निक के बावजूद भी वो रन कर रहा है।
ठीक है, और उसने इस पीएसएल के बीच में 2-4 इनिंग्स उसने बहुत अच्छी खेली हैं। अब आपने जो बात की फॉरेन प्लेयर्स की, या देखें फॉरेन प्लेयर तो आपने खिलाने हैं 4, आपने 7 खिलाने हैं अपने लोकल प्लेयर्स। फॉरेन प्लेयर आज है कल नहीं है, फॉरेन प्लेयर अगले सीजन में आपको नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, वो ना कर सकता, वो कोई और लीग खेल सकता है, आपकी लीग किसी और लीग के साथ ओवरलैप हो सकती है, ठीक है, वो रेस्ट के लिए कह सकता है। डेविड वीजा मोस्ट लाइकली मुझे शक पड़ रहा है कि डेविड वीजा चूंकि प्लाटिनम में जा रहे हैं तो ये उसको शायद प्लाटिनम में रिटेन करने के लिए फखर जमान की कुर्बानी देनी पड़ गई हमें। डेविड वीजा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और डेविड वीजा की सलीम भाई से जिस तरह बात होती है हमारी, वो उसकी ही स्पीक हाई थिंग्स अबाउट डेविड वीजा कि वो ड्रेसिंग रूम में जिस तरह सबको लेके चलता है, सोहेल अख्तर की जिस तरह वो हेल्प कर रहा होता है कैप्टनसी में, फील्ड प्लेसिंग्स वगैरह में, तो ही इज अमेजिंग गाय, ही इज अ मेंटोर, बिल्कुल उसकी मेंटोर जैसी पर्सनालिटी जिसकी वजह से डेविड वीजा को लेके चल रहे हैं। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि देखें आपके पास डोमेस्टिक में बैट्समैन ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स आप सारे बैट्समैन नहीं डाल सकते, आपको लोकल प्लेयर्स भी तो बैट्समैन चाहिए। तो फखर जमान जो कि टॉप परफॉर्मर, उससे अच्छा आपको क्या प्लेयर मिलेगा? तो इस वजह से अगर मैं होता, डेविड वीजा अमेजिंग हम्बल गाय, मगर ये कि वीजा और अगर फखर में से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता तो मैं सिर्फ जज्बात में आके नहीं, मैं माइंड से भी अगर वो फैसला करता तो फखर का इस वजह से करता कि डोमेस्टिक में प्लेयर्स नहीं है पीछे पड़े हुए कि हमें मिल जाएंगे, सारी दुनिया कह रही है जिशान मलिक, ठीक है जिशान मलिक अच्छा प्लेयर होगा या और भी प्लेयर्स अच्छे होंगे, मगर जब वो परफॉर्म करेंगे, जब इसको आउट क्लास करेंगे फखर जमान के नंबर्स को, तो फिर हम उनको जज करेंगे कि यस हमें, चलो ठीक है, हमें सिल्वर या गोल्ड में कोई और अच्छा प्लेयर मिल जाएगा। सो दैट वाज माय टेक ऑन दिस। ठीक है साकिब भाई और उमर भाई, मैं आपसे मैं एक और ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब जैसे कि हम लोग को मतलब पता चल गया कि फखर जमान जो है रिलीज अब हो चुके हैं लाहौर कलंदर्स से। अब डू यू गाइस थिंक कि प्लैटिनियम में उनको कोई और फ्रेंचाइज उनको इंटरेस्टेड होगी उनको पिक करने में? तो क्या भी मुल्तान सुल्तान्स के जो मतलब जो ओनर है अली तरीन, उनका एक ट्वीट मतलब आया था, उससे काफी फैंस को एक हिंट मिल गई है, बट क्या प्लैटिनियम की कोई उसको करेगा पिक? आप लोग ही, मैं इस पर ओपिनियन जानना चाहूंगा। उमर भाई आपसे शुरू करूंगा। अच्छा जामिन, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अली तरीन की उस ट्वीट को इसलिए अहमियत दी गई है क्योंकि अगर आप पिक ऑर्डर देखें तो हम सबसे पहले इस्लामाबाद और सेकंड पे मुल्तान की एक पिक है, तो उसमें ये ऑप्शन है क्योंकि मेरी नज़र में मुल्तान और क्वेटा को एक ओपनर की, अच्छे ओपनर, डैशिंग ओपनर फखर की जमान की जैसे कि चाहिए, और मेरे ख्याल में टीम्स अगर कम्बिनेशन वाइज देखा जाए तो क्वेटा और मुल्तान दोनों टीम ऐसी हैं जो कि उस पर रिलाय करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इंपॉर्टेंस जो एक डोमेस्टिक प्लेयर की, वो भी कितना इम्पैक्टफुल प्लेयर की क्या होती है। प्लाटिनियम की ठीक है कि जो करंट फॉर्म है उसमें कुछ हद तक हम डिबेट कर सकते हैं। एक उन पर क्रिटिसिज्म ये भी बनता है साकिब भाई, आपसे भी डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि द वे वन प्लेयर आउट ऑन द सेम बॉल, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो लोग जो एनालिसिस होते हैं, जो एक टेक्नीशियंस होते हैं, क्रिकेट गुरुज होते हैं जिसको कहते हैं, कि वो देख रहे होते हैं कि यार प्लेयर कितनी अपनी गलतियों से सीख रहा है। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम आज से 2 साल पहले जिन बॉल्स पे आउट होता था, आज उसने उस पर काफी वर्क किया, इसलिए वो लगातार 2 सालों से T20 का बेस्ट या नंबर 1 बैट्समैन बन के उभरा है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट गुरुज हैं उनको देखें, आज वो ड्रॉप की इसकी वजह से हुए हैं। वो मेरी नज़र में एक दो चीज़ होती है, एक बैट्समैन की फॉर्म होती है, दूसरी चीज़ उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक या इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लेइंग होती है। तो कहीं ना कहीं वो, अगर आप आज की बात भी देखें तो जिस बॉल पे वकास मकसूद की वो आउट हुए हैं, उस पर नो डाउट बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग की थी, लेकिन उसकी वही वाली बात है कि हल्का सा बॉल इन डिप हुआ था जिसमें वो, जैसे कहते हैं, मेरे पास कोई आंसर नहीं था। तो उस लिहाज से थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जाए तो एज अ प्लाटिनियम में जब आप प्लेयर्स की बात करते हैं तो उस सूरत में मतलब आपको एक ऐसा भारी भरकम प्लेयर चाहिए होता है जो हर तरह से आपकी हार बॉक्स टिक कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं डिबेटेबल इशू जरूर है कि क्या वो प्लाटिनियम के करंट फॉर्म के साथ प्लेयर है, मगर स्टिल आई बिलीव मुल्तान एंड क्वेटा ऐसी टीम है जो कि इनको प्लाटिनियम में अभी उठा लें। जी साकिब भाई
यार आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा। सबसे ज्यादा चांस तो कोयटा का लग रहा है, क्योंकि कोयटा के पास अगर आप देखें सरफराज अहमद ही इस टाइम पे लोकल्स में तो सिर्फ सरफराज अहमद है। और अगर वो सरफराज अहमद को इस दफा ब्रांड एम्बेसडर बना के डायमंड में कर देते हैं तो उनके पास 3 की 3 प्लाटिनम ऊपर ओपन हो जाएंगी। उसमें अगर वो जेसन रॉय को पार्शली रिटेन कर भी लेते हैं, राइट, तो उनके पास फिर भी 2 बेन कटिंग को भी अगर कर लेते हैं तो उनके पास फिर भी एक ऊपर वो प्लाटिनम में एक लोकल प्लेयर को उठा सकते हैं। और यही उनका एक फार्मूला है कि अगर वो सरफराज अहमद को और बेन कटिंग और जेसन रॉय तीनों को उठाना चाहते हैं तो सरफराज को अगर ब्रांड एम्बेसडर बना दे तो कोयटा के पास तो बड़ा अच्छा इस तरह का चांस है कि उसको बना सकते हैं। मुल्तान का भी ऐसा ही है, क्योंकि शाहिद अफरीदी तो वैसे ही मेंटोर के लिए एलिजिबल है। अफरीदी पिछले साल भी मेंटोर थे, और इरफान भी इस दफा जो है उनके प्लाटिनम से डायमंड में चले गए हैं, ठीक है। तो राइले रूसो और अगर इमरान ताहिर के बाद वो किसी एक प्लेयर को ऊपर, क्योंकि सोहेल तनवीर हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर कर दें, ठीक है, फिर वो भी एक उठा सकते हैं। अगर वो चाहें तो फखर को उठा सकते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है। सेम थिंग। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? पिक भी सेकंड है, पिक भी उनसे पहले है, कोयटा से पहले और पिक भी पहले है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी किसकी है। पॉसिबिलिटी इन तीनों टीम्स के पास है। अगर कोई नहीं बना सकता तो मोस्ट लाइकली पेशावर, लाहौर से तो वो जा चुकी हैं और ये कंफर्म है कि लाहौर उनको दोबारा पिक भी नहीं करेगी। वो तो कल मैंने न्यूज पढ़ ली है कि ही इज कंफर्म गोइंग फ्रॉम लाहौर, किसी और टीम के पास ही जा रहे हैं। हो सकता है किसी टीम से बातचीत भी हो चुकी हो। जिस तरह हफीज ने जब छोड़ा था उन्होंने ट्वीट की थी, लाहौर से पहली बात हुई थी उनकी, ठीक है। और फवाद राना के इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि 1 साल से काम कर रहे थे और फिर हमने इनसे बात की, और पिक भी उनकी पहली थी, तो उनको पता था कि पिक तो हमारी है, तो इस वजह से उन्होंने हफीज से बात भी कर ली थी। या पिछले साल मलिक ने जब ट्वीट की थी, मलिक की भी बात हुई थी, उसको देखें, उसने बहुत सी, मुल्तान प्लाटिनम से रेलीगेट हुए, वो डायमंड में भी मुल्तान ने उनको दोबारा पिक नहीं किया था, और कोई और टीम भी नहीं पिक कर रही थी। जिस टीम से बात कहीं हुई थी जल्मी के साथ, उन्हीं ने पिक किया उनको। तो मोस्ट लाइकली पेशावर के लिए अगर ये कि अगर पेशावर इनको पिक करना चाहती है, क्योंकि केपीके से ताल्लुक है इनका, और पेशावर अगर इनको पिक करना चाहती है तो उनके पास एक ही चांस है कि अपने 3 लोकल प्लेयर्स उनके प्लाटिनम में इस टाइम पे बैठे हुए, शुएब मलिक, वहाब रियाज और कामरान अकमल, अगर वो किसी को, और ठीक है उनके पास पोलार्ड भी हैं, जिनको पोलार्ड को उनको पता भी था अवेलेबल नहीं है, मगर उसको उन्होंने रिटेन कर लिया था कि इस तरह के प्लेयर को हम छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर उनके पास पेशावर जो है उनको किसी एक लोकल प्लेयर की कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर उनको फखर जमान चाहिए। कामरान अकमल की बात, हाँ हाँ, कामरान अकमल की बात करने लगा तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसको मेंटोर बना सकते हैं, वो कामरान इज एलिजिबल फॉर द मेंटोर, अगर वो बना दे तो उनके पास भी एक ऑप्शन अवेलेबल होगी। हाँ यार, ये मेंटोर का रूल जो है, इसमें देखें 2 चीजें हैं ना। इसमें एक तो है कि कैप्टन हो या 100 मैचेस हो, वो दोनों चीजों के ऊपर 100 मैचेस पे तो वो करता है। फिर उधर से वो है उसका कि 1 ईयर हो चुका हो या 1 ईयर से क्रिकेट ना खेला हो, ठीक है, या फिर उसने हर तरह की क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया हो। तो इस्तीफा तो उसने नहीं दिया। तो इसमें अब हम है कि वो जो कहते हैं कि वो 1 साल से इफेक्टिवली क्रिकेट ना खेली हो उसने अपनी नेशनल टीम से। अब उसमें मुझे ये नहीं पता कि, क्योंकि अगर वो हो तो फिर पिछले साल भी बना सकते थे, पिछले साल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कामरान अकमल तो नहीं 1 साल से क्रिकेट खेला हुआ था, ठीक है। तो ये जो आज मैं कुछ लोग मैं देख रहा था कि बहुत से लोगों के उन्होंने बना दिए जो 1 साल से क्रिकेट नहीं खेले हुए। अहमद शहजाद भी है, ठीक है, 100 मैचेस हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतने ज्यादा प्लेयर्स मेंटोर के लिए एलिजिबल होंगे। पहले तो बात ये बताऊं कि मुझे ये रूल ही गलत लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कैटेगरी, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर बना के एक कैटेगरी डाउन करने वाला रूल क्या है। आप वैसे ही प्लाटिनम में 3 की जगह 4 दे दें या डायमंड में एक एक्स्ट्रा पिक दे दें। मुझे ये कैटेगरी डाउन वाला रूल तो ऐसे आज तक इसकी लॉजिक पीछे समझ नहीं आई मुझे आज तक। वो पैसे का आई गेस पर्स मनी के वजह से शायद ये करते हैं कि उसको पर्स मनी आप उधर से भी मिल जाएगी तो इधर से आप एक कर सकते हैं। मगर इस तरह तो सर्टेन टीम्स को मिल जाती है, एज मिल जाता है, जिनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो मेंटर बन जाते हैं, जिस तरह शेन वॉटसन हमेशा बन जाते थे, ठीक है, या शाहिद अफरीदी बन जाते हैं। तो बाकी टीम्स जो ज्यादा नहीं कर सकते उनके पास 3 प्लाटिनम होते हैं, बाकियों के पास 4 होते हैं, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड बात मैं ये बात कर रहा था कि कामरान अकमल का मैं ये बता रहा था आपको कि इसमें पता करना पड़ेगा कि यार ये जो 1 साल से क्रिकेट नहीं खेली हुई, इसके साथ आपका, क्योंकि 1 साल से बहुत से लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली हुई, ठीक है, मगर अगर उन्होंने हर तरह की क्रिकेट से इस्तीफा नहीं दिया तो आई डोंट थिंक सो एलिजिबल होते। नहीं तो फिर पिछले साल भी बन चुके होते बहुत से प्लेयर्स, ठीक है।
तो इस वजह से आई एम नॉट श्योर अबाउट कामरान अकमल के वो मेट्रो बन सकता है। अच्छा जी, फैजान लखानी का ट्वीट देखा था मैंने, हम्म। तो वो उनकी वही मैं देख रहा था कि उन्होंने जो एक लिस्ट रिटेंशन की प्रोबेबल लाहौर कलंदर की डाली हुई थी, उसके अंदर क्रिस लिन का भी नाम नहीं था, क्योंकि हाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एक फैक्टर था, क्योंकि हमें जो अभी तक जो एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा था, जहां तक मुझे भी आइडिया और आपको भी आइडिया, उसमें यही था कि या तो क्रिस लिन या फिर फखर जमान में से किसी एक को रिटेन करते तो फिर डेविड वीजा की जगह बननी थी। तो अगर फर्स्ट करें वो क्रिस लिन को भी नहीं रखते और फखर जमान की भी कुर्बानी दे दी है, तो इस चीज में आपको क्या लगता है कि क्या बेन डंक जो है वो डायमंड में जाने की तरफ जा रहे हैं, और तो इसमें क्या सिनेरियो आपको नजर आता है? यार बेन डंक मोस्ट लाइकली तो डायमंड में, क्योंकि पिछले साल वो गोल्ड में था, रेलीगेट हम होके उसकी अनपिक रहा, तो फिर हमने उसको सिल्वर में पिक किया था। उसकी ओरिजिनल कैटेगरी गोल्ड थी। उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं वो एक कैटेगरी अब तो जाएगा। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। एक ऐसा है कि इसमें फॉरेन प्लेयर्स अपनी कैटेगरी जो है वो खुद डिसाइड करते हैं, मगर उसको ओवर रूल इमरान अहमद खान जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, इमरान के अलावा भी अगर कोई है वो कर सकते हैं, क्योंकि पीएसएल 4 में क्रिस लिन को लाहौर डायमंड में लेके आ रही थी, मगर पीएसएल की मैनेजमेंट ने उसको करवाया था कि नहीं, वो प्लाटिनम में ही आएगा। पीएसएल 3 की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं, ठीक है। जब वो इंजर्ड होके आया भी नहीं था, मैं तब की बात कर रहा हूँ आपकी, और ये चिड़िया की खबर है, ठीक है। और बात यह है कि अगर डंक को ये किसी वजह से गोल्ड में करवा भी ले, तो पीएसएल मैनेजमेंट बीच में कह सकती है कि नहीं यार, उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि हमने उसको डायमंड में करना है, ठीक है। तो ये नेवर नो, वो तो अब लिस्ट आएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल सिनेरियो क्या बन रहा है। मगर क्रिस लिन की जो आपने बात की फैजान लखानी की ट्वीट में कि उस वो नहीं है, फिर आज जो लाहौर कलंदर्स के जिन प्लेयर्स ने हैप्पी न्यू ईयर का है, उसमें तो खैर डंक भी नहीं है और लिन भी नहीं है उसमें, ठीक है। उसमें डंक भी नहीं है, शायद हो सकता है डंक के साथ उनकी बात ही ना बनी हो। तो अब यार बात यह कि 8 बंदे रिटेन करने होते हैं, अब उसमें से कुछ प्लेयर्स ने तो जाना ही है। वो पीएसएल का इस तरह का इन्होंने फॉर्मेट बनाया कि बस मैक्सिमम 8 को आप कर सकते हैं। मैं तो जब लाहौर की पहली पिक भी होती थी, मैं कहता था कि यार ये कम से कम भी 10 प्लेयर्स जो हैं वो अलाउ होने चाहिए रिटेन करने। आप इतनी मुश्किल से सारा साल अपना कोर बनाते हैं और वो पीएसएल में आके टूट जाता है, फिर एक कोर बनाते हैं पीएसएल में आके टूट जाता है। तो आइडियली ठीक है कि जब तक कोई नई टीम ना आए, मेरा ख्याल में इनको ज्यादा चेंजेस करनी नहीं देनी चाहिए कि आपको इतने प्लेयर रिलीज करने हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन क्या था इसमें कि क्रिसलिन की बात आप कर रहे थे। अगर क्रिसलिन का, या देखो क्रिसलिन अभी 6 मैचेस के लिए जख्मी हो गया। उसमें मैंने उसको, जब वो जख्मी हुआ, मैंने वो फुटेज भी देखी है। वैसे वो भागते हुए कैच की प्रैक्टिस कर रहा था, उसको वो डेविड हसे नहीं, उनका जो लीमन जो है, डैनियल लीमन, उसको कैच की प्रैक्टिस करवा रहा था, और वो बाउंड्री की तरफ भागा, भागते भागते उसने लिम्प करना शुरू कर दिया और वो 6 मैचेस के लिए बाहर हो गया। वो 6 मैचेस शायद मेरा ख्याल में पूरे नहीं होंगे। वो कह रहे थे कि शायद पता नहीं अब वो 6 मैचेस के बाद आएगा, तो पता नहीं उससे पहले ड्राफ्ट, मुझे नहीं पता। अब ड्राफ्ट की कंफर्म डेट जो फैजान लखानी ने दी है वो दोबारा 10 ही दी है, ठीक है, 10 की डेट ही आ रही है अभी तक भी। तो बात यह है कि अगर ये शायद उसकी, उन्होंने इस वजह से फैजान ने अपनी ट्वीट में नहीं, अपनी जियो सुपर का जो उसने कॉलम लिखा है, उन्होंने शायद इस वजह से उनका नाम दिया कि लाहौर कलंदर्स इज नॉट श्योर अबाउट हिज इंजरी। अगर ड्राफ्ट से एक दिन पहले भी पता चल जाता है इज फुली फिट, तो शायद वो उसको रिटेन कर लें। या रिटेंशन की विंडो जो है, क्योंकि अभी तक नहीं आई, और जब आती है तो उसके कुछ 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो जब भी वो रिटेंशन की विंडो के इनको कुछ डेज बताए जाएंगे कि यार ये तारीख है कि इससे पहले आपने रिटेन करने हैं, उस तक तो वेट करेंगे आखिरी दिन तक उसकी इंजरी का। तो शायद इसी वजह से फैजान ने अभी लिन का नहीं कंफर्म किया, क्योंकि उसकी इंजरी का पता नहीं है। तो अगर फर्ज करें कि लिन भी नहीं होता और फखर भी नहीं होते, तो पीछे रह गए सिर्फ हफीज, क्योंकि शाहीन तो चला जाएगा डायमंड में ब्रांड एम्बेसडर बन के, राइट। फिर ऊपर अगर वीजा भी आ जाता है तो फिर एक पिक ओपन हो जाएगी ड्राफ्ट के लिए, तो उसको ड्राफ्ट के लिए ओपन रख लेंगे। अच्छा। वैसे मैं वो आपने वीडियो के बारे में बात की, तो उसमें मैं सोच रहा था कि डेविड वीजा ये कभी लाहौर कलंदर की जर्सी उतारते भी हैं या वही पहने रहते?
यार यही तो वजह, मगर यार बात ये है कि मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है जब वो लाहौर कलंदर की जर्सी पहन पहन के रखता है। समित पटेल भी अभी किसी लीग में गया था, आई गेस एलपीएल में, जब लंका प्रीमियर लीग में गया एलपीएल में। तो हाँ, तो उसमें भी उसने लाहौर कलंदर्स की पहनी हुई थी। या आज जिस तरह लाडी की आज आप देख रहे थे कि वो आज अपनी मेलबर्न स्टार्स की पहनी हुई थी उसने, तो वैसे वो ही। मेरे ख्याल में जौन सी उस दिन साफ सुथरी इनको मिलती है उठाते हैं और पहन लेते हैं। अच्छा जी जावेद, आप कुछ कहना चाह रहे जी आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हमको पता है कि ये पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स की जो कैटेगरीज हैं वो लोग खुद डिसाइड मतलब करते हैं। तो आपके ख्याल में कि ये रूल क्या ठीक है? बिकॉज अगर मैं पिछले साल की मैं फॉरेन प्लेयर्स की मैं टेस्ट मैच देखूं मैं उठाकर, तो उसमें हैरी गर्नी, संदीप, नवीन चने ऐसे प्लेयर्स ने अपने आप को प्लेटिनियम में अपने आप को करवाया हुआ था, जो कि दे आर गुड प्लेयर्स। बट ये लोग अभी मैं नहीं समझता था ये लोग अभी उस लेवल के ये लोग प्लेयर्स हैं। और इनकी मतलब अगर आप ऑल लीग्स में अगर इनकी टीम आप उठाकर देखें तो वो कंपैरेटिवली वो बहुत लो है। और कार्लोस ब्रैथवेट भी मतलब प्लेटिनियम में था। तो आप लोग की मैं इसके ऊपर हो जाना चाहूंगा, इसके यार ओपिनियन इसमें वही साकिब बात भाई ये है कि आपसे कहूंगा। इसमें पीएसएल जो मैनेजमेंट है वो इसमें ओवर रूल कर सकती है, उनके पास चॉइस है। अब कल को यार ये मुजा रबानी कहे कि मैंने प्लाटिनम में खेलना है, इसका मतलब ये नहीं कि इमरान उसको प्लाटिनम में खेलने देगा, क्योंकि उससे लीग आपकी खराब होती है ना, कि आपके प्लाटिनम प्लेयर्स का रोस्टर जो है उसमें मुजा रबानी भी है। या आलोक कपाली कहता है आलोक कपाली कहता है कि यार मैंने प्लाटिनम में खेलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आप उसको प्लाटिनम कर दें, तो आई गेस वो कहते हैं ना सैनिटी प्रिवेल, तो लाइक ये उतनी बस अवेलेबल करते हैं जहां पर इनको लगे कि ठीक है यार ये प्लेयर, जैसे संदीप लमिचाने हॉट प्रॉपर्टी बना हुआ था पूरी दुनिया में, तो उसका उन्होंने कर दिया क्योंकि पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहा था, ठीक है। या राशिद खान आता है, या इस तरह के जो कुछ प्लेयर्स आते हैं कि जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं मगर अभी इतने नहीं हुए। खैर राशिद खान तो प्रूवन परफॉर्मर है, मगर मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे का कोई लोकल प्लेयर आके मुझे कह दे कि यार मैंने खेलना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खेलने देंगे। तो उसमें दोनों चीजें होती हैं। और मैंने वो भी आपको बताया कि जिस तरह लाहौर कलंदर ने कन्विंस कर लिया था पीएसएल 3 में कि हम लिन को डायमंड में लेके आ रहे हैं, मगर पीएसएल की मैनेजमेंट ने उसमें उसको प्लैटिनम में ही रखा। जी तो ये दोनों चीजें हैं इसमें। मैंने वैसे मैंने ये सवाल जो है मैंने नबील हाशमी और मतलब इमरान अहमद खान जो है उनका जब मैंने लिया था इंटरव्यू, तो मैंने उनसे ये पूछा था जो नबील हाशमी से मैं शुरू करता हूँ, उनका जो कहना था उस वक्त मेरे इंटरव्यू में वो ये कह रहे थे कि फॉरेन प्लेयर मतलब आगे से अगर आप उनकी बात ना माने कैटेगरी के हवाले से, तो वो आगे से वो लोग आपको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। और जो हाँ इमरान भाई का जो इस वक्त जो जवाब था उनका भी यही कहना था कि हम लोग मैक्सिमम में हम उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे हम लोग बस नेगोशिएट हम कर सकते हैं कैटेगरीज के हवाले से, वो भी वो हम माने अगर तो। हाँ, तो नेगोशिएट तो बिल्कुल, नेगोशिएशन इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि नेगोशिएशन आप हो सकती है एक आधी कैटेगरी ऊपर नीचे। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई छोटा सा प्लेयर तो अपने आप को जाके कह दे कि नहीं मैंने प्लैटिनम में खेलना, तो इस तरह तो ये नहीं है ना कि हम उसको सब आने देंगे। तो जी ऑफ कोर्स बीच में इमरान बैठा होता है, तो वो निगोशिएट करता है कि नहीं यार प्लैटिनम में नहीं, आप डायमंड में आ जाओ। डायमंड वाले को कह देगा यार नहीं आप गोल्ड में मेक सेंस। अगर वो एग्री करे तो ठीक है, अगर वो एग्री नहीं करते तो उनकी इतनी वर्थ ही नहीं होती कि आप उसको लीग में अगर वो कोई जाता भी है तो जाए। जी वो मेरा भाई आपसे जाना चाहूंगा इस बारे में। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस तरह वो बल्कि अभी एक रिसेंट एग्जांपल भी है, शायद साकिब भाई को भी आइडिया होगा, T10 लीग में जो आइकन प्लेयर था एक टीम का वो इसरू अदाना था। तो वही उससे जो है ना वो बड़ा अजीब सी सिचुएशन आ रही थी कि इसरू उदाना जो है मतलब ये कि वो इस तरीके से आइकन प्लेयर की उसकी कैटेगरी नहीं बनती इस तरीके से जो है ना। मतलब तो ये बिल्कुल साकिब भाई सही कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से निगोसिएशन ना हो तो उसमें क्या होगा कि जी आपकी टीम पे जो रोस्टर है प्लाटिनम रोस्टर वो खराब हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस तरीके से आप अपने आप को या अपनी लीग को बेहतर करें। तो
बिल्कुल इसमें अब आप देखें, अगर संदीप लम्बेचानी ने अपने आप को नीचे नहीं किया तो उसका किसी ने उठाया भी नहीं था उन्हें ना, तो उसको बस पता लग गया कि अगर मैं, मतलब एक प्लेयर को भी बताना जरूरी होता है कि अगर आप इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते और अगर दिखाते हैं कि जी अपने हैं, तो फिर बाकी वो आपको पिक नहीं करेंगे, तो क्योंकि देयर आर अदर ऑप्शन अवेलेबल बेटर देन यू। तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है इसके अंदर। बाकी साकिब भाई से बल्कि मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, साकिब भाई अब फखर तो चले पास्ट हो गया लाहौर के लिए, तो इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे लाहौर की टीम को कि कौन सा डोमेस्टिक प्लेयर ऐसा हो जो कि लाहौर ले सके, जो उसकी कमी पूरी कर सके, जरा डैशिंग ओपनर भी हो, और जो उनका इस तरीके से, या अगर ओपनर नहीं है तो मिडिल ऑर्डर उनको हो, क्योंकि उनके पास ओपन के ऑप्शन में अगर तो लेन को रखते हैं तो सुहेल और लेन भी ओपन कर सकते हैं, इनके पास हफीज की भी एक ऑप्शन है, फिर बेंटन की भी ऑप्शन है। ओपनर्स तो इनके पास हमेशा से रहे हैं, नंबर ऑफ ओपनर्स जो है। अच्छा, आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं यार। ओपनर्स तो सिर्फ हमारे पास नहीं, मेरे ख्याल में जितनी भी टीम्स हैं तो ज्यादातर अच्छे प्लेयर्स तो ओपनर ही खेलते हैं। क्रिस लिन से भी जब बात हुई थी वो कहता था मैं ओपनर खेलना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह के जितने भी डंक से भी पता करेंगे कि यार मैं ओपनर खेलना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास पहले 6 ओवर होते हैं बॉल टपाने के, वो सारे अच्छे प्लेयर्स को होता है कि चलो, और ओपनिंग में एक चांस भी होता है ना कि आपको इनिंग्स बिल्ड करने का भी आपके पास होता है कि मैं इनिंग्स बिल्ड भी कर सकता हूँ। एंड में आने वाले बेचारों का मसला ये होता है कि उन्होंने आते साथ मारना होता है, उस मार धाड़ में आउट हो जाते हैं, और गंदे भी होते हैं कि यार वो अब आसिफ अली बेचारे को क्यों गालियां पड़ती हैं कि वो जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे इनिंग्स बिल्ड करने का। तो उस तरह के प्लेयर से उतनी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आसिफ अली फॉर T20 इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर वो 6वें नंबर पे आए तो 6वें नंबर के लिए वो परफेक्ट प्लेयर है कि आए और 2-4 छक्के लगा के, तो दैट्स अनफ। तो ओपनिंग की जब तक आप बात कर रही हैं, आई गेस सोहेल अख्तर, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार सोहेल अख्तर की फॉर्म हम लोग उस दिन देख रहे थे कि वो इतनी बुरी चल रही है, अपनी सेकंड 11 की तरफ के कैप्टन बने हुए, एक ओडीआई कप हो रहा है सेकंड 11 का, पेप्सी कप मेरा शायद मेरे ख्याल में उसका नाम है। एक तो उनकी टीम भी बॉटम पे है, वो कैप्टन है, 6 में से शायद 5 मैच हार गए हैं, और ऑन टॉप उनकी अपनी फॉर्म भी शायद 39 उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो अभी तक 6 के 6 मैचेस में सिर्फ एक मैच में 39 थे, बाकी उनके क्या नाम लेते हैं ऐसी 10-12 8-10 इसी तरह के रन। तो उनकी अपनी पर्सनल फॉर्म, फिर आखिरी 3-4 मैचेस में भी पीएसएल के उनकी जो फॉर्म थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मगर ये कि ऑफ कोर्स उनके पास एक चांस है, अगर ये किसी वजह से आगा सलमान को ले आते हैं। आगा सलमान आजकल डोमेस्टिक में जितना चल रहा है, तो एक उस तरह का हल्का फुल्का ओपनर। मोहम्मद फैजान आपको पता है कि इन्होंने खिलाया था, हो सकता है कि उसको दोबारा इस दफा चांस दें कि चलो, क्योंकि फैजान बेचारे का तो पास कोई एक भी ऐसी बारी नहीं आई कि जिसमें वो बेचारा अपने आप को प्रूव कर सके। तो मगर ये कि आई गेस ये अगर लिन भी नहीं आता तो फिर ड्राफ्ट की एक पिक होगी, उस पिक में कोई फॉरेन ओपनर भी ले सकती हैं अगर इनको कोई मिल जाए अच्छा ओपनर। तो ओपनिंग के लिए तो यार बहुत से स्लॉट्स पड़े हुए हैं, आप कोई किसी को भी अगर डंक आता डंक कर लेगा, ठीक है। तो कोई ओपनिंग का तो लाहौर को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे अभी आपको क्या लगता है कि लाहौर को एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर की जरूरत है या फिर फास्ट बॉलर की जरूरत है? क्योंकि अभी अब मैं देख रहा था कि इनके टीम कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि इनके पास फास्ट बॉलर्स तो अब तकरीबन उन्होंने पूरे हो गए हैं, तो अब सिचुएशन यही है कि अब इनको मिडिल ऑर्डर की, जहाँ तक मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर की इनको जरूरत है। यार लाहौर की प्रॉब्लम ये है कि इनको एक प्रॉपर अच्छा स्पिनर चाहिए। समित पटेल इज गुड, सिमत पटेल, मगर ये है कि वो मूवमेंट्स में अपनी अच्छी, जो उसकी बॉलिंग होती है मूवमेंट्स में अच्छी होती है। जैसा लेफ्ट हैंडर के खिलाफ आप देख रहे थे कि इनको जब मुल्तान के खिलाफ लेफ्ट हैंडर्स आए थे तो शायद मुझे लगता है कि इनको एक भी ओवर नहीं दिया था, जिसमें हफीज को 4 करवा दिए थे, इसको शायद एक भी ओवर नहीं दिया था उस दिन, ये जो आई गेस प्ले ऑफ का जो मैच था शायद, ठीक है। क्योंकि इंग्रम ने उसको 3 छक्के एक दफा इस्लामाबाद वाले मैच में लगा दिए थे, तो उससे परसेप्शन बन गई कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ग्राउंड में ही था। हाँ, आप ग्राउंड में थे जब वो 3 छक्के इंग्रम ने लगाए थे और मैच वहां पर खत्म हो गया था टेक्निकली। अगर ये कि इनके एक मेरे ख्याल में क्वालिटी स्पिनर अगर इनको मिल जाए, जिस तरह वो होता था सुनील नारायण होता था, सुनील नारायण लिया था, फिर लमिचाने को ले आए थे, तो उसी तरह का एक हाई क्वालिटी स्पिनर होना चाहिए। फास्ट बॉलिंग अच्छी है, ठीक है। आपके पास पहली शाहीन अफरीदी, दिलबर और हारिस रऊफ ये गारंटीड स्टार्टर्स हैं, इन्होंने यही 3 फास्ट बॉलर हैं, इन्हीं के साथ जाएंगे। शनवारी तो शायद इस दफा रिटेन नहीं होगा, तो इनको कॉम्प्लीमेंट तीनों को करने के लिए क्वालिटी स्पिनर होना चाहिए, ठीक है। समित पटेल इज वन ऑफ देम, मगर एक क्वालिटी स्पिनर होगा जो चाहिए इनको ड्राफ्ट में चल के किसी भी। पहले तो वो बात यह है कि वो ड्राफ्ट आएगा तो हम देखेंगे कि उसके क्या है। ये हो सकता है कि जिस तरह इनके इमर्जिंग प्लेयर इस दफा
माज खान है बेचारा, उसको T10 में भी लेके जा रहे हैं। उसने वो थोड़ी सी शॉर्ट पिच कई दफा बाद बॉल कर देता है, मगर उसका एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है कि वो इनको उधर मैच बचा के देगा, उस तरह का कोई बड़ा मैच जो फंसा हो। तो स्पिनर मिडल में अगर जिन जिन टीम्स के पास जो मिडल के ओवर्स के लिए स्पिनर क्वालिटी स्पिनर्स होती है ना, क्योंकि आपको फास्ट बॉलर ऊपर से विकेट निकाल देता है, या एंड में आएगा निकाल देगा। मिडल के ओवर्स में विकेट्स अगर आपको कोई प्लेयर, कोई बॉलर आपका 3-4 विकेट्स या 2-3 विकेट्स भी निकाल दे तो वो टीम जीतती है अक्सर। आपने देखा होगा इंग्लैंड हमेशा, मुल्तान सुल्तान की एग्जांपल है या जी, जी, इंग्लैंड मुल्तान हमेशा सुल्तान की हारती एग्जांपल होती है। थी, मगर इंग्लैंड की टीम में जब ग्रैम स्वान आया था तो इंग्लैंड की टीम ने अचानक जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रैम स्वान अपने उन 10 ओवर्स में 3-4 प्लेयर्स को हमेशा आउट कर देता था, जिसकी वजह से इंग्लैंड जीतना शुरू हुई थी। या आपने अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल मुल्तान सुल्तान की दे दी है कि उनके पास अफरीदी भी है, ठीक है, उनके पास उस्मान कादिर भी था, उनके पास वो दूसरा स्पिनर जो इमरान ताहिर भी है, ठीक है, उनके पास मोइन अली भी था। तो उनके पास बीच में 3-4 क्वालिटी स्पिनर थे, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उनको कॉम्प्लीमेंट उनके फास्ट बॉलर तो उनके बेचारों के पास था ही नहीं, वो सोहेल तबीर ने मगर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी, जिसकी वजह से उनकी फास्ट बॉलिंग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बस उस सोहेल अख्तर की आपने बात की, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ। मेरे ख्याल में थोड़ा सोहेल अख्तर की कैप्टनसी की भी, क्योंकि देखें अभी उतना एस्टेब्लिश एज अ प्लेयर नहीं हुए कि उनको इंटरनेशनल लेवल का कोई एक्सपोजर नहीं है, तो अगर उनको कैप्टनसी का भी एड ऑन प्रेशर दे दिया गया है, वो भी स्टार सडन टीम के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके प्रेशर की वजह से भी उनकी अपनी जो प्रॉपर एक फॉर्म डिप कर दी। फिर दूसरा आप ये देखें, जो सबसे बड़ा इशू है, उनको यही नहीं पता कि उनको ऊपर खेलना है, वन डाउन खेलना है या लास्ट में खेलना है। तो एक ये भी एक उनकी कैटेगरी डिफाइन नहीं है कि उनका बेसिकली रोल क्या है। देखें पूरी टीम में हर प्लेयर को पता है कि उनका रोल क्या है सिवाय कैप्टन। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि उनको साथ एक तरह से जाती भी है, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन दिया हुआ है। क्या कहते हैं इस बारे में? यार सोहेल अख्तर ने वैसे कैप्टनसी से तो उनकी मैं खुश नहीं था, मगर ये कि उसने कैप्टनसी का प्रेशर, वो कैप्टन बेचारा था भी नहीं ना, वो तो फर्स्ट टाइम अभी बना है कैप्टन, ये वनडे जो सेकंड 11 से वो कर रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है, कैप्टनसी। तो उसको अचानक कैप्टन बना दिया उसने। अब अबू धाबी T20 कप, अब अबू धाबी के T20 कप में सिर्फ 4-5 मैचेस का कैप्टनसी था, वो हम जीत गए थे, जिसकी वजह से, जिसकी परफॉर्मेंस पे वो कैप्टन बने हैं। मगर ये कि उसने ओवरऑल अपनी बैटिंग ठीक चल रही थी उसकी, और वो पिछले सीजन में ही इज अ मीडियोकर मतलब के बैट्समैन, मतलब के वो ऐसे ही प्लेयर जितने उन्होंने स्कोर करके दिए हैं यही उनका लेवल है। इससे ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, उसमें पोटेंशियल तो है, मगर ये कि उसकी बैटिंग में, ठीक है, ये आपने बड़े अच्छा पॉइंट बताया कि ये जो है ना कि कभी वन डाउन आ रहा है, कभी ओपनर आ रहा है, और कभी 5 डाउन आ रहा है। उससे बेहतर ये है कि अपना जो भी कॉम्बिनेशन बनाए उसमें देख लें कि किसका क्या रोल है और वो कैप्टन का रोल कहाँ पर है। इन माय पर्सनल ओपिनियन इज नॉट एन ओपनर, इन माय पर्सनल ओपिनियन वो पावर हिटर है। वो नीचे आए आसिफ अली की तरह, उसको पता हो कि मैंने 6वें नंबर पे आना है और जाके मैंने मारधाड़ करनी है। अगर मतलब कि नीचे आए कोई 12-13 ओवर्स के बाद आए और आते साथ फिर ही शुड स्टार्ट स्मोकिंग, तो मेरे ख्याल में उसका वही रोल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत से ओपनर्स पड़े हुए हैं। अच्छा जी बोले रामिन, बोले जी जी। अच्छा साकिब भाई और उमर भाई, मुझे ये आप लोग ये बताएं कि फखर के जाने के बाद और कैसी एक एक्सपीरियंस की अगर हम ओवरऑल बात करें, सिर्फ हमारे पास हफीज ही हम एक प्लेयर हम अच्छा हुआ है जो जो बहुत एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं लोकल्स में मतलब एक इनएक्सपीरियंस को मतलब सब प्लेयर्स हैं और हम एक्सपीरियंस पर हम लैग करेंगे, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या लॉर कलंदर्स के मतलब ऊपर? अच्छा मैं जवाब दे देता हूँ, चलिए। यार लाहौर कलंदर की जो पिछले साल हमने 2 वीकनेसेस आइडेंटिफाई की थी अपने रेलू कट्टे के शोज में, वो यही थी। एक तो बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि पीडीपी के प्लेयर थे 6 प्लेयर, 5-6 प्लेयर सिलेक्ट हो गए थे जिसके ऊपर हम एवेल्युएट नहीं कर सकते। सेकंड, मिडल ऑर्डर में वो कोई एस्टेब्लिश प्लेयर नहीं था। हफीज आजकल बहुत फॉर्म में आ गया, शुक्र है कि वो 1 साल से बहुत फॉर्म में आया और हफीज ने अच्छा सीजन खेला है, ठीक है। तो इस वजह से हफीज को, मिडल ऑर्डर को हफीज को ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 डाउन आ रहा है आजकल और उसमें बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलता है, बिल्ड भी कर सकता है, उसकी फॉर्म भी बहुत अच्छी लगी हुई है। मगर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक और मिडल ऑर्डर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जो कि मिडल ऑर्डर में उस तरीके से, इन्होंने डेन विलास को उसी चक्कर में लिया था,
अगर मगर मैं होता तो शायद मैं डेन विलास और मलन में, डेन विलास वाज एक्सीलेंट चॉइस, मगर मलन वर्सेस डेन विलास होता ना तो मैं मलन की तरफ ही जाता, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर था। वो इस्लामाबाद ने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में यार जाके सिल्वर में उठा लिया, ठीक है। तो मलन जैसा प्लेयर पड़ा हो, जो कि इनका कैप्टन भी था T10 लीग में, मगर इन्होंने जो उसकी लॉजिक हमें बताई थी वो यही बताई थी कि उसको 5वें नंबर के ऊपर उसका सबसे ज्यादा स्कोर है और हमें लेट ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। मगर बात यह है कि अगर आप सोहेल अख्तर को, आपने डेविड वीजा, समित पटेल को नीचे रखा होता तो ऊपर डेविड मलन बड़ा अच्छा खेल सकता था। और ऊपर अगर एक अच्छा, और मलन की क्वालिटी है कि वो लंबी इनिंग्स खेलता है, वो छोटी इनिंग्स नहीं खेलता। आप देखें पेशावर जल्मी ने उसको बनाया है, जब पेशावर जल्मी ने उसको पहले सीजन से लिया था कोई जानता भी नहीं था उसको, मतलब कि पाकिस्तान के सरकट में। और जल्मी की तरफ से जब वो खेलता था लंबी इनिंग्स खेलता था, वो कोई मतलब कि ऐसा नहीं आया और मारा धाड़ा और निकल गया। तो वो अगर ओपनर नहीं भी तो वन डाउन, अभी उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जितने भी मैचेस खिलवाए हैं उनका टॉप स्कोर था जब उस बेचारे को निकाला है, ठीक है। जब मनरो आया है तो फिर मनरो ने खेलना शुरू कर दिया और या सॉरी जब वो आया डेल स्टेन आया तो फिर डेल स्टेन की वजह से फिर एक बैट्समैन को बैठाना पड़ा, जिन्होंने मलन को बैठा दिया। हालांकि वो टॉप स्कोरर था इन तीनों में से, मनरो से भी ज्यादा स्कोर था, इंग्रम से भी ज्यादा स्कोर था, मगर क्योंकि बेचारे को सिल्वर में लिया हुआ था, अब वो दुनिया का नंबर 1 बन गया। आई गेस इस्लामाबाद को जब रिटेन करना पड़ेगा तो शायद प्लाटिनम में रिटेन करना पड़ेगा उसको।